हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। प्री क्योर के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जो हमारे पिछले वीक की कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं करंट अफेयर्स में। तो पहला टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड है। 20 जुलाई 2020 को ये बिल एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात तो जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका कहना है कि इट विल एम्पावर द कंज्यूमर्स एंड उनकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे इस एक्ट के तहत ना वेरियस चीज़ें इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस, मीडिएशन के भी प्रोविज़न है इसमें। एंड मोरओवर पनिशमेंट भी तय की गई है फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स विच कंटेन एडल्ट्रेंट्स या फिर जो स्पूरियस गुड्स हैं, यानी जो इम्प्योर चीज़ें अगर कोई बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी आप इस एक्ट के तहत एक्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है जी। मोरओवर इसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA को इंट्रोड्यूस किया है या इसके तहत इस्टेब्लिश की जा रही है वो अथॉरिटी। तो ये क्या करेगी? इट विल प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो अब हमारे पास एक ऐसी एजेंसी बना दी है गवर्नमेंट ने जो कि इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कर सकती है इनटू द वायलेशंस, जो भी कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन हुई हैं उनके अगेंस्ट। मोरओवर जो कंप्लेंट्स हैं, प्रोसिक्यूशन है, वो सब इसी के दायरे के अंदर फॉल करेगा। मोरओवर अगर आप देखें गुड्स एंड सर्विसेज जिनके अगेंस्ट रिकॉल के ऑर्डर हैं तो वो भी इसी अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन के तहत ही चीज़ें फॉल करेंगी। ठीक है, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि पेनल्टीज़ वगैरह लगाना, वो सब चीज़ें इसी अथॉरिटी के अगेंस्ट की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। सॉरी, ठीक है। एंड इनफैक्ट कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं अब प्रमोट की जा सकती। जैसे कह के कुछ कि गोरा कर देंगे आपको लेकिन क्रीम वो काम नहीं कर रही, तो अकॉर्डिंगली जो ये चीज़ें हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इन सब के अगेंस्ट भी आवाज़ उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें ई-कॉमर्स एंटिटीज़ भी इसके फोल्ड में है। तो मान लीजिए अगर आपने कुछ ई-कॉमर्स एंटिटी से, किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कुछ ख़रीद लिया, तो उनको काफ़ी एक लिस्ट सी है वो डिस्प्ले करनी पड़ेगी जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है उस प्रोडक्ट का। ठीक है जी। एंड उससे रिलेटेड जो भी प्री परचेज इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे कि अगर रिटर्न करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। तो वो सब चीज़ें इस एक्ट में गिवन है। ठीक है। इसके अलावा जो कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन है उसके प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है इस एक्ट के तहत। एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशंस को एम्पावर कर दिया है कि वो अपने ऑर्डर्स को रिकॉल कर सकते हैं, रीविजिट कर सकते हैं। ठीक है। एंड अब जैसे ई-कॉमर्स एंटिटीज़ को भी इसने अपने फोल्ड में ले लिया है, तो इससे क्या होगा कि अब रीच जो है वो और बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद इट विल इनेबल कंज्यूमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर आप कंज्यूमर कमीशन में जाके भी अपनी जो कंप्लेंट है फाइल कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जैसे मीडिएशन एटसेट्रा, उन सब का को भी एक्ट में जगह दी गई है। एंड ये जो नया एक्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करता है, यानी प्रोडक्ट लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जिम्मेदार है अपने प्रोडक्ट को लेके। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के बेच दिया एंड उसके बाद जो कंज्यूमर है दे आर स्ट्रगलिंग आफ्टर पेइंग हेफ्टी अमाउंट्स ऑफ मनी। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। इसका क्रिटिसिज्म भी अगर आप चाहें तो अपने पास बना के रख सकते हैं, ताकि आपको अगर क्रिटिकली एनालाइज करना आ जाए तो आपको पता हो कि अभी भी क्या कुछ कमियां हैं एक्ट में, तो कहाँ पर सुधार की पॉसिबिलिटी है। एंड एक जो और चीज़ आप कर सकते हैं, मे बी यू कैन कंपेयर इट विद द 1986 वाला जो एक्ट था। ठीक है, ओके जी। सेकेंड अवर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द पोस्टल बैलेट एंड बिहार इलेक्शंस। तो कुछ टाइम पहले इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जो 65 ईयर्स से बड़े वोटर्स हैं उन सब के लिए पोस्टल बैलेट की जो सुविधा है वो दी जाएगी बिहार इलेक्शंस में। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को वापस ले लिया क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। एंड इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने 34,000 एडिशनल पोलिंग स्टेशंस बनाने की बात की है। ठीक है जी। तो पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट है ये काम कैसे करता है। तो एक तो हम अपने जो सर्विसेज पर्सनल हैं ना, जैसे आर्मी मैन, मिलिट्री मैन, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में एक पोस्टल बैलेट सुनते थे कि वो अपने वहाँ से एक चिट्ठी लिख के भेज देते थे कि हमारी वोट इस इंसान को जानी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली उनको काउंट कर लेता था इलेक्शन कमीशन काउंटिंग के टाइम पे। लेकिन ये जो पोस्टल बैलेट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था
दिल्ली इलेक्शंस के टाइम पे। इसमें फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो पोलिंग स्टाफ है वो आपके घर पे जाके, जहाँ पर भी सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं वहाँ पे जाके स्पेशली उनकी वोट कास्ट करवा के आएगा। तो इन अ वे ये जो पोस्टल बैलेट है आप इसको एक मोबाइल पोलिंग स्टेशन समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे जाके वोट डलवा के लाएगा एंड उसके बाद फिर जो सील्ड पैक एनवेलप्स में रख के इट विल बी सेंड बैक टू द कमीशन। तो ये प्रोसीजर होना था। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जो संक्रमण का खतरा है कि पीपल वुड बी एक्सपोज्ड टू कोविड-19, है ना। रिसेंटली जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने मोस्ट वल्नरेबल पीपल जो कि कोविड-19 से हैं, जैसे कि जो लोग ऑलरेडी या तो सफ़र कर रहे हैं वायरस से हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, या फिर वो लोग जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है, तो उनको रिकमेंड किया था इन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। एंड इलेक्शन कमीशन ने उनको ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी एक्सटेंड की थी, सभी जो इस वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। लेकिन अब जो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के चलते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को वापस ले लिया है। तो जो लॉ मिनिस्ट्री है आपकी, उन्होंने 19 जून को कुछ चेंजेस की थी इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, यहाँ पर रूल्स होना चाहिए था, सॉरी, 1961। एंड उन्होंने उस टाइम पर जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है वो 65 इयर्स एंड अबव इनके लिए एक्सटेंड कर दी थी। इससे पहले जब झारखंड और दिल्ली के इलेक्शंस हुए थे तो ये जो फैसिलिटी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड पीपल ओवर 80 इयर्स ऑफ एज उनको दी गई थी 2019 नवंबर में, लास्ट ईयर, है ना। अब लेकिन इसको घटाकर 65 इयर्स वालों के लिए कर दिया है। ऑल्दो इस इलेक्शन में ये जो फैसिलिटी है ये अवेल नहीं करवाई जा रही, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि इससे कोई जो दूसरे इलेक्शंस आएंगे आने वाले टाइम में उनमें ये जो फ़ायदा है लोगों को मिल सके। मोरओवर अगर हम थोड़ा नंबर्स की बात करें तो 10% जो वोटर हैं वो अबव 65 ईयर्स ऑफ एज हैं, यानी 72 लाख वोटर्स के अराउंड बिहार में दे आर अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। तो नंबर्स तो कम नहीं थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं तो नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया, आई होप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टल बैलेट्स भी अब आपको पता चल गए एंड अलग अलग जो कैटेगरीज में अवेलेबल हैं पोस्टल बैलेट। अब ये क्योंकि ऑलरेडी रूल्स में ये जो चेंजेस हो चुकी हैं तो अब 65 इयर्स वाले भी अवेल कर पाएंगे होपफुली फ्रॉम द नेक्स्ट इलेक्शंस, ठीक है। और उसके बाद है डिलिमिटेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज़ कंसिडर्ड इलीगल। तो अभी इसके ऊपर ना एक मुद्दा सा चल रहा है, जैसे लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया 6 मार्च 2020 को कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बिठाया जाएगा फॉर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम एंड नागालैंड अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो आपके फॉर्मर लीगल एडवाइज़र थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने बोला कि ये जो फैसला है गवर्नमेंट का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होगा क्योंकि इट विल वायलेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सेक्शन 8A को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 2008 में। इसकी जो बैक स्टोरी है वो क्या है कि 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठा आफ्टर द 2001 वाला सेंसस, ठीक है। एंड उसने जो डिलिमिटेशन वगैरह है वो कर दी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी। तो सबसे पहले तो आई होप आपको डिलिमिटेशन का मतलब पता होगा। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी पड़ती हैं हमें हर सेंसस के बाद, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो हमारा आइडिया क्या है कि पूरे देश में इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स ही एक एमपी को या एमएलए को चुने, ठीक है। मान लीजिए एमएलए को स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में एंड एमपी को कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको इस हिसाब से रीएडजस्ट करना पड़ता है कि पॉपुलेशन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सेम रहे, ठीक है। ये हमारा डिलिमिटेशन का गोल है। अब 2001 के सेंसस के बाद जब 2002 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई एंड इट एंडेड इन 2008, तो उस टाइम पर अरुणाचल, असम, मणिपुर एंड नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। तो ये जो डिलिमिटेशन हुई इसको चैलेंज किया गया इन गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड इसकी वजह से ये जो स्टेट्स थी आपकी डिलिमिटेशन से बाहर रह गई। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड किया कि रादर दैन सेटिंग अप अनदर डिलिमिटेशन कमीशन, उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन को ही ये जो आपका सेक्शन 8A है ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया 2008 में, जिसके तहत उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दायरे में ही ये चीज़ रख दी कि वो इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिलिमिटेशन दोबारा कर सकता है। तो अब जो हमारे ये लीगल एडवाइज़र जी हैं इनका कहना है कि अगर आपने ये
डीलिमिटेशन कमीशन जैसे लॉ मिनिस्ट्री ने बिठा दिया ऑलरेडी, तो अगर ये अपना काम करेंगे भी तो इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ द पब्लिक मनी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्राइक इट डाउन। क्यों? क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 8A के अगेंस्ट है। तो आई होप आपको जो जिस्ट ऑफ द स्टोरी है वो पता चल गई होगी। एंड अब दोस्तों कमेंट्स में आपको लिखना है कि जो डीलिमिटेशन है, जो डीलिमिटेशन कमीशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कतर की बात कर लेते हैं। सो आपकी 4 कंट्रीज़ बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE ने क्या किया, कतर का ब्लॉकेड कर दिया बैक इन 2015 या उसके आसपास किसी टाइम पे, कि कतर क्या कर रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है एंड ईरान के साथ मिलके रीजन को डिसबैलेंस कर रहा है। तो इसी के चलते हुए कतर अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस के ऊपर डिपेंड था तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो गया ड्यू टू द ब्लॉकेड। तो कतर ने क्या किया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास गुहार लगाई कि हमारा जो एयर ब्लॉकेड है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी, जो कतर एयरवेज आपने सुना होगा नाम, तो उनके फ़्लाइट्स वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अर्न करता है कतर, तो इस ब्लॉकेड को, एयर ब्लॉकेड को कतर के अगेंस्ट उन्होंने इलीगल बोल दिया। ठीक है जी, तो इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड UAE ने अपील दायर की कि ICAO के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारे एयर ब्लॉकेड को इलीगल बोल पाए। इसी के चलते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनकी इस अपील के अगेंस्ट रिफ्यूज़ल दे दिया है, यानी उन्होंने बोला कि ICAO इज़ द रिस्पॉन्सिबल बॉडी। ठीक है जी, तो ये तो हमने कुछ समझा करंट इवेंट्स को। अब हम देख लेते हैं कि डिमांड्स क्या थी ब्लॉकेड हटाने की। तो ये जो कंट्रीज़ थी, इन्होंने पहले तो रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई हम वो देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन लगाई इन्होंने कि एक तो जो ओनली लैंड बॉर्डर था कतर का विद सऊदी अरेबिया, जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया ने पहले तो इसको बंद कर दिया। मोर ओवर जो कतरी शिप्स थी विच वर एंटरिंग द पोर्ट्स एनीवेयर इन द सऊदी कोएलिशन, उन सबको रोक दिया। एंड उसके साथ ही जो कतरी एयरप्लेन्स थे उनको अपनी एयर स्पेस से गुजरने से मना कर दिया। मोरोवर जो कतरी सिटीजन्स थे उनको भी एक्सपेल कर दिया। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई कतर के ऊपर। एंड उन्होंने डिमांड क्या रखी, उन्होंने बोला कि एक तो जो आपका न्यूज़ आउटलेट है अल जज़ीरा, इसको बंद कीजिए, काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हो आप। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि थोड़ा बहुत टेररिज्म के लिए भी ज़िम्मेदार हैं एंड मे बी रेडिकलिज्म की एक लाइन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसको भी बंद कीजिए। तीसरी चीज़ थी कि ईरान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको कम कीजिए। ईरान और कतर की काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं क्योंकि दुश्मन का दुश्मन इज़ दोस्त, है ना। एंड जो फोर्थ थिंग दिस सेड वाज कि आप जो टर्किश ट्रूप्स हैं अपनी कंट्री में उनको रिमूव कीजिए। तो ये कुछ डिमांड्स थी टू रिमूव द ब्लॉकेड, जो बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड कौन सी कंट्री थी चौथी, सऊदी अरेबिया एंड UAE, तो इन सब ने मिलकर जो लगाई हुई थी इनके ऊपर ब्लॉकेड, उनके अगेंस्ट ये डिमांड रखी कि अगर आप ये करोगे तो हम डिमांड अपनी जो ब्लॉकेड है उसको हटा लेंगे। लेकिन अब कतर भी अड़ा हुआ है इस चीज़ पे कि हम तो अपनी मनमर्जी करेंगे, आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते। ठीक है जी, तो ये तो कुछ सिनेरियो है। अब आप यहाँ से थोड़ी अगर चाहें तो कंट्रीज़ भी देख सकते हैं कि कतर इस एरिया में, दिस इज़ कतर, इसके पास ऊपर छोटा सा आइलैंड है बहरीन, ठीक है, पीछे है सऊदी अरेबिया एंड देन वी हैव UAE एंड यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है ओमान का एंड दिस इज़ ओमान जो मेनलैंड है एंड दिस इज़ यमन। ठीक है जी, तो आई होप आपको जो अरेबियन पेनिनसुला है इसकी कंट्रीज़ की क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो अब जो ICJ में डिस्प्यूट था वो था कि जो आपकी सिविल एविएशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी, इसके पास राइट्स नहीं थे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला कि जो फ्री पैसेज है वो राइट है कतर का। कैसे? क्योंकि 1944 में आपने कन्वेंशन साइन की हुई है ऑन सिविल एविएशन एंड क्योंकि उसको वायलेट किया जा रहा है तो इसी वजह से जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनके पास ये हक है कि वो इस चीज़ को नागुजार कर सकते हैं। आई होप अब आपको जो एक ICJ का फैसला आया है उसकी क्लैरिटी हो गई होगी, है ना, और क्या चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वेस्ट एशिया में ये पता चल गया होगा। क्योंकि वेस्ट एशिया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। हमारी बहुत ज़्यादा जो ट्रेड की रिलायंस है, ऑलमोस्ट 70% ऑयल हम वेस्ट एशिया से ही लेते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो।
And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.